नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर। दोस्तों, हमने जो सीरीज शुरू किया है कि जिस टॉपिक को हम लोग मॉर्निंग में कॉन्सेप्ट विथ फैक्ट के माध्यम से करते हैं, उसी टॉपिक को इवनिंग में हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज जिस संवैधानिक अधिनियम को हम लोग करेंगे वह 1935 और 1947 से रिलेटेड एमसीक्यू होगा। इससे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1919 के भारत शासन अधिनियम तक कॉन्सेप्ट विथ फैक्ट प्लस एमसीक्यू दोनों तरीकों से हम लोगों ने उसे देख लिया है। तो आज जो बचा हुआ अधिनियम है उससे रिलेटेड एमसीक्यू करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन, भारत में संघीय ढांचे की नींव किस अधिनियम से पड़ी? ऑप्शन ए 1919 अधिनियम, ऑप्शन बी 1947 अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 अधिनियम, ऑप्शन डी 1858 अधिनियम। अब सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, इसका आंसर सी होगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ा। 1935 अधिनियम ने पहली बार संघीय शासन प्रणाली की परिकल्पना की थी। अर्थात 1935 के अधिनियम में यह तय किया गया कि भारत एक संघ बनेगा जिसमें ब्रिटिश भारत मतलब ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें दोनों शामिल होगी। हालांकि यह व्यवस्था ना सिर्फ कागज के पन्नों तक ही सिमट कर रह गई, यथार्थ स्थल पे ना इसका अस्तित्व नहीं आ पाया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1935 के अधिनियम के तहत कितनी सूचियां बनाई गई थी? चलिए, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, इसका आंसर सी होगा। वैसे आपको बखूबी पता होगा, आसान क्वेश्चन है। चलिए, इसका व्याख्या देखते हैं। इस अधिनियम ने संघ, प्रांत और समवर्ती सूची की व्यवस्था की। अर्थात आप देखेंगे कि यह पहली बार था जब विषयों को 3 हिस्सा में बांटा गया, जैसे कि संघ सूची में जैसे एग्जाम्पल जैसे रक्षा जैसे विषय, प्रांतीय सूची जैसे पुलिस जैसे विषय, समवर्ती सूची जैसे शिक्षा जैसे विषय। मतलब इससे शासन में कहीं ना कहीं अस्पष्टता और कहीं ना कहीं बंटवारा हुआ। एक प्रकार से ना स्पष्ट रूप से एक प्रकार से बेहतर शासन संचालन करने की प्रक्रिया को अपनाने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किसे प्रांतों में पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई? ऑप्शन ए राज्यपाल को, ऑप्शन बी प्रांतीय सरकार को, ऑप्शन सी ब्रिटिश संसद को, ऑप्शन डी केंद्रीय मंत्रियों को। सोचिए, मैं 2-3 सेकंड आपको दूंगा आंसर सोचने के लिए। इसका आंसर बी होगा, अर्थात प्रांतीय सरकार को। चलिए, इसका व्याख्या देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई। अब देखिएगा कि राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त करके इस व्यवस्था को ना केंद्र में लागू करने का प्रयास किया गया। कभी कभी पूछता है कि राज्यों में द्वैध शासन को कब समाप्त कर दिया गया, तो आप कहेंगे 1935 में, और पूछेगा केंद्र में द्वैध शासन लागू करने का कब प्रयास किया गया, तब भी आपका आंसर 1935 का अधिनियम होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। राज्यों में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? 1919 में। जबकि समाप्त कब कर दिया गया? 1935 में। केंद्र में कब लागू करने का प्रयास किया गया? तो 1935 में। तीनों तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 अधिनियम में कितनी धाराएं और अनुसूचियां थीं? ऑप्शन ए 321 धाराएं और 13 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 250 धाराएं और 10 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 300 धाराएं और 12 अनुसूचियां, ऑप्शन डी 200 धाराएं और 9 अनुसूचियां। सोचिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। 2-3 सेकेंड आपके पास है। देखिए, इसका आंसर ए होगा, 321 धाराएं और 13 अनुसूचियां। इसकी व्याख्या देखते हैं। यह अब तक का सबसे विस्तृत अधिनियम था जिसमें 321 धाराएं और 13 अनुसूचियां थी। अर्थात आप देखेंगे ना कि अब तक जितने भी मतलब अधिनियम बना, अब तक का सबसे बड़ा जटिल और ब्रिटिश कानून था यह। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत सारे प्रावधान को ना हमारे संविधान में ना एज इट इज ले लिया गया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन, 1935 अधिनियम के तहत भारतीय मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी थी? मतलब परसेंटेज में आपको बताना है। तो ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 5%। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी होगा,
10%। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए इस अधिनियम में मतदान के अधिकार का आंशिक विस्तार किया गया। लगभग 10% पुरुषों को मतदान का अधिकार दिया गया। अर्थात आप देखेंगे कि 10% पुरुषों को मतलब मत देने का अधिकार तो मिला, लेकिन एक चीज़ यहाँ गौर करने लायक है कि हम महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया। और एक चीज़ और समझिए कि अधिकांश आबादी ना मतदान के अधिकार से पूरी तरीके से वंचित रहा। सबसे जो हास्यास्पद बात थी कि महिलाओं को ना यह अधिकार नहीं दिया गया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अर्थात 10% पुरुषों को ही यह अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा का गठन का कौन सा अधिनियम लागू रहा? मतलब संविधान सभा के गठन तक कौन सा अधिनियम लागू रहा? ऑप्शन ए 1947 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1858 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1935 का अधिनियम। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर डी होगा, 1935 का अधिनियम। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। 1946 में संविधान सभा के गठन तक 1935 अधिनियम ही लागू रहा। अर्थात जब तक संविधान सभा नहीं बनी और नया संविधान नहीं आया, तब तक आप देखेंगे ना कि शासन चलाने के लिए 1935 की अधिनियम ही एकमात्र आधार था। मतलब शासन चलाने का आधार बिंदु जो था 1935 का ही अधिनियम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय शासन में वास्तविक सत्ता किसके पास थी? पहला ऑप्शन भारत सचिव, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल, ऑप्शन सी वायसराय और भारत सचिव, ऑप्शन डी ब्रिटिश संसद। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी होगा। देखिए आप इसका व्याख्या देखिए। केंद्र में वास्तविक सत्ता ना वायसराय और भारत सचिव के पास रही। अब देखिए केंद्र सरकार की असली ताकत ना भारतीय नेताओं के हाथ में कभी नहीं रही, बल्कि ब्रिटिश वायसराय और जो लंदन में रहते थे भारतीय सचिव, उनके पास मतलब होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू जी ने 1935 अधिनियम को क्या कहा था? ऑप्शन ए वास्तविक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी गुलामी का दस्तावेज, ऑप्शन सी संविधान की आत्मा, ऑप्शन डी संघर्ष का परिणाम। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी होगा, गुलामी का दस्तावेज। नेहरू जी ने इसे गुलामी का दस्तावेज कहा था। क्यों? क्योंकि यह अधिनियम ब्रिटिशों को ना भारत पर नियंत्रण बनाए रखने की पूरी छूट देता था और भारतीयों को केवल दिखावटी तौर पर अधिकार दिया गया था या दिखावटी अधिकार देने का प्रयास किया जाता था। इसीलिए नेहरू जी ने इसे गुलामी का दस्तावेज के नाम से संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने 1935 के अधिनियम को क्या कहा? ऑप्शन ए संघर्ष का प्रतीक, ऑप्शन बी भारतीय संविधान की आत्मा, ऑप्शन सी वर्किंग टेम्पलेट, ऑप्शन डी सांप्रदायिक आधार। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर सी होगा, वर्किंग टेम्पलेट। अब चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान का वर्किंग टेम्पलेट कहा। अब देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने माना कि भारतीय संविधान के कई ढांचे जैसे संघीय प्रणाली, सूचियाँ और शक्तियों का विभाजन ना इसी अधिनियम से लिया गया था। इसीलिए उसको ना भारतीय संविधान का वर्किंग टेम्पलेट के नाम से संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाला अधिनियम कौन सा था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी स्वराज अधिनियम 1946, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन डी भारत पुनर्गठन अधिनियम। चलिए इसका आंसर सोचिए क्या होगा। इसका आंसर सी होगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 15 अगस्त 1947 से यह अधिनियम लागू हुआ और भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली। अब देखिए भारत और पाकिस्तान ना दो स्वतंत्र राष्ट्र इसी अधिनियम के तहत बने। अर्थात भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग संप्रभु राष्ट्र के रूप में बनाया गया और यहीं से आप देखेंगे ना कि ब्रिटिश संसद का नियंत्रण पूरी तरीके से समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 के अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश भारत को कितने भागों में बांटा गया? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी हो गया 2। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। भारत संघ और पाकिस्तान संघ दो स्वतंत्र राष्ट्र बनाए गए। अब देखिए जैसे ही
भारत मतलब 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम था उसके माध्यम से देखेंगे कि भारत को ना मतलब जो पूरी तरीके से जो पहले एकीकृत था उसको भारत संघ और पाकिस्तान संघ में ना दो राष्ट्रों में ना बांट दिया गया। और कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखेंगे कि यहीं से ब्रिटिश संसद का नियंत्रण को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। और आज जो भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उपलब्ध हैं, कहीं ना कहीं इसी की परिणति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी लॉर्ड बेवेल, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। सोचिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अब देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर बने, इसको वैसे ही याद रखिएगा। लेकिन यदि क्वेश्चंस को बदल के पूछे कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, यदि भारतीय शब्द को यूज कर दे तब इसका आंसर बदल जाएगा। इसका आंसर तब हो जाएगा ए सी राजगोपालाचारी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे ही स्वतंत्र भारत के पहला भारतीय गवर्नर जनरल आ जाएगा तब आपका आंसर सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। लेकिन जैसे यह क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तब आपका आंसर सी होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 अधिनियम के तहत भारतीय संविधान सभा को क्या अधिकार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए सीमित विधायी अधिकार, ऑप्शन बी पूर्ण विधायी अधिकार, ऑप्शन सी कोई अधिकार नहीं, ऑप्शन डी सिफारिश भूमिका। सोचिए इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर बी होगा, पूर्ण विधायी अधिकार। चलिए व्याख्या देखते हैं। संविधान सभा को पूर्ण विधायी अधिकार सौंपे गए। अब देखिए इसको थोड़ा समझिए। अब भारतीय संविधान सभा को कानून बनाने और शासन संचालक है ना सभी अधिकार दे दिए गए, इसीलिए कहा जाता है संविधान सभा को पूर्ण अधिकार सौंप दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियासतों को क्या विकल्प दिया गया? 14 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन ए स्वतंत्र रहने या भारत या पाक किसी में भी शामिल होने का, ऑप्शन बी केवल भारत में शामिल होने का, ऑप्शन सी केवल पाकिस्तान में शामिल होने का, ऑप्शन डी ब्रिटिश राज में रहने का। सोचिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा। मैं 2-3 सेकंड आपको दूंगा। स्वतंत्र रहने या भारत में शामिल हो जाइए चाहे पाकिस्तान में शामिल होने जाइए, उनके सामने ना यह ऑप्शन दिया गया। चलिए देखते हैं व्याख्या। रियासतों को भारत पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया। अब देखिए क्योंकि अब ब्रिटिश सरकार नहीं रही, इसलिए हर रियासतों को ना यह स्वतंत्रता प्रदान किया गया कि आप या तो भारत में चले जाइए या पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या आप बिल्कुल स्वतंत्र रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1948। सोचिए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर बी होगा, 26 जनवरी 1950। अब देखिए इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी समझिए। यदि यहाँ पर कहेगा कि भारतीय संविधान को आंशिक रूप से कब अपनाया गया, इसको समझिएगा। आंशिक रूप से यदि पूछेगा तब आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 ए। लेकिन इस तरीके से पूछेगा कि भारत में संविधान कब लागू हुआ, चाहे यह पूछेगा भारत में संविधान पूरी तरीके से कब लागू हुआ, तब आपका आंसर बी होगा, 26 जनवरी 1950। याद रखिएगा, दोनों तरीके से आप इस चीज को समझिए। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। अर्थात एक बार और थोड़ा सा देख लीजिए दोनों दृष्टिकोण से कि संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और आंशिक रूप से लागू किया गया उस समय, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू हुआ और तभी भारत ना गणराज्य के रूप में घोषित हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने स्वतंत्र भारत को किस रूप में बनाए रखने की बात कही? तो देखिए पहला ऑप्शन धार्मिक राष्ट्र के रूप में, बड़ी तपस्या, सैनिक राष्ट्र, राजनीतिक प्रयोग। सोचिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, बड़ी तपस्या। कैसे? जब व्याख्या देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गांधी जी ने कहा था अब भारत को आज़ाद रखना ही सबसे बड़ी तपस्या है। अर्थात गांधी जी ने कहा था आज़ादी पाना जितना कठिन था उसे बनाए रखना भी उतना ही बड़ा कठिन है। मतलब इसको दूसरे संदर्भों में गांधी जी का कहना था कि आज़ादी पाना कठिन था लेकिन उसे बनाए रखना और भी बड़ा तपस्या है। यानी सच्ची आज़ादी, नागरिक जिम्मेदारी
नैतिकता और सेवा से आती है, तो इसे बनाए रखना ना एक तपस्या का समान है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हम लोगों ने 1935 और 1947 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकते थे, सुबह में हम लोगों ने उसे कॉन्सेप्ट विथ फैक्ट के माध्यम से भी देख लिया और अभी हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से भी कर लिया। तो आप इसे रिवीजन जरूर करेंगे। नेक्स्ट मैं अगला टॉपिक प्रस्तावना लेकर आऊँगा। हो सकता है एमसीक्यू का टाइम बदलकर आपका मॉर्निंग में हो जाएगा और कॉन्सेप्ट वाला टाइम इवनिंग में हो जाएगा। देखते हैं कल किस टाइम में हम लाने का प्रयास करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आप कमेंट जरूर करें और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।